गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो भी चैप्टर नंबर 9 है। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आप पुरानी बुक ले रहे हो तो उसमें ये आपको चैप्टर नंबर 9 नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10। ठीक कह रही हूँ मैं? ठीक है ना? तो नई बुक में है ये चैप्टर नंबर 9। अब जो बच्चे पुरानी बुक ले रहे हैं, ओल्ड बुक ले रहे हैं, उसकी जो एक्सरसाइज 10.1 है ओल्ड बुक की, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सीधा हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो ओल्ड बुक ले रहे हैं। न्यू बुक है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, लेकिन अभी आज का लेक्चर केवल इंट्रोडक्टरी होगा। मैं आपको जो डिलीट कर दिया गया है वो भी सारा समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम नाम पे चलते हैं। वृत्त इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सर्कल। क्या होता है सर्कल? वृत्त क्या होता है भाई? आप प्रकार लेते हो, पेंसिल लेते हो, एक डॉट लगाते हो और दूसरा जो डॉट है वो उससे थोड़ा दूर पे लगा के और एक राउंड अप खींच देते हो। चूड़ी रख दूं मैं अपनी यार, उसके चारों तरफ बाउंड्री खींच दूं। तो सर्कल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि अगर ये एक कील है मान लो, और इस कील से ये एक धागा बांध दिया मैंने, यहाँ कील ओ है, धागा पी एंड है, और इस धागे को तुम ऐसे घुमा रहे हो कि ढीला नहीं पड़ना चाहिए। सुन लो मेरी बात ध्यान से। यहाँ कील गाड़ दी मैंने, कील से एक धागा लगा दिया और वो धागा मैंने यहाँ पकड़ रखा है, और धागे को कील के चारों तरफ ऐसे घुमाना है कि ये ढीला नहीं पड़ना चाहिए एक बार भी। तो वो केवल एक ही रास्ते पर घूमेगा और वो रास्ता जो बनेगा वो वृत्त कहलाएगा। ठीक है, वो रास्ता क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। हम यहाँ कलर दूसरा ले लेते हैं, ये देखो। ठीक है, ये हमारा वृत्त बन जाएगा। वृत्त किसी बिंदु द्वारा तय की गई दूरी P ऐसे चल रहा है कि उसकी O से डिस्टेंस कहीं से भी नाप लो। अगर ये यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब हर जगह इस डिस्टेंस ने सेम रहना है, 5 ही रहना है। 10 है तो 10 रहना है, 3 है तो 3 रहना है। क्लियर है? वैसे तो वृत्त हम अपनी पिछली सभी क्लासेज में बनाते आ रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे आप प्रकार रखते हो वो क्या कहलाता है? बोलो। ये वृत्त का केंद्र कहलाता है, ओ। देखो ये जो पूरी बाउंड्री खींची है ये तो कहलाएगी वृत्त। ठीक है, जो ओ है ये वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र। और ओ से जो मैंने ये पी बिंदु यहाँ लिया था, ये ओ पी लंबाई जो मैं 5 अभी ले रही थी, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, वो वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। दिख रहा है यहाँ तक? समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं। अब जो ये बाउंड्री सी खींच दी मैंने, जिसको मैं वृत्त बोल रही हूँ। वृत्त तो ये पूरा है, अंदर तक का सारा मिला। ये जो बाउंड्री है, ये बाहर जो लाइन पीली पीली ये खींच दी हमने, ये वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। वेरी गुड, समझ आ रहा है भाई? P बिंदु यहाँ से चला और ऐसे चल के वापिस वहाँ तक गया, तो ये पूरा का पूरा रास्ता क्या कहलाएगा? ये इसको, इस आउटर बाउंड्री को हम परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। CIRCUMFERENC। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा अभी से आप इंग्लिश में चलेंगे तो आपको 12वीं 10वीं 11वीं तक दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गई सरकमफ्रेंस। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी बात हो जो आपको ऐसा लगा हो कि समझ ना आई हो। अब इस वृत्त के ना, ये मान लो ये मेरा ग्रीन बोर्ड है। हाँ, इस ग्रीन बोर्ड पे भैया ये मैंने वृत्त खींच दिया, तो इस वृत्त की वजह से ग्रीन बोर्ड के कितने हिस्से हो गए? इस ग्रीन बोर्ड को देख रहे हो? वृत्त खींच दिया। अब इस वृत्त के खींचने के बाद इस ग्रीन बोर्ड के कितने पार्ट्स हो जाते हैं? कितने हिस्से हो गए इस ग्रीन बोर्ड के? हाँ, डरो नहीं, 2। सही बोल रहे हो, 2 हो रहे हैं।
भाई मान लो एक हम वो गेम नहीं खेलते थे, भाई ये मेरा एरिया और ये तेरा एरिया, तो ये सर्कल खिंच गया, तो ये तो सर्कल का एरिया हो गया कि भैया ये तो मेरे अंदर अंदर का एरिया है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये वृत्त के अंदर का हिस्सा है जहां मैंने ये 2 लाइन खींची हैं सोनी, तो इसको वृत्त का अभ्यंतर बोलते हैं, अभ्यंतर। और इंग्लिश में इसको वृत्त का इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर डिजाइनर कभी सुना है तुमने? हम आपका नहीं हुआ वो, प्रतिभा मंथन का होता है जब इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर माने अंदर का डिजाइन करना ना, तो ये तो वृत्त के अंदर का भाग हो गया। और ये जो बाहर जितना भी दिख रहा है ये वृत्त का बहिर्भाग, हाँ बहिर्भाग बोल देते हैं। हिंदी में थोड़ा वो हो जाता है, इंग्लिश में बोल देते हैं एक्सटीरियर। क्या बोल देते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये जो किनारी है जिसके ऊपर आप यहाँ मान लो ये एक मकान की दीवार खींची हुई है, तो इस दीवार पे भी तो कोई बैठ सकता है, इस दीवार के अंदर भी बैठ सकता है और इस दीवार के बाहर भी बैठ सकता है। तो हिस्से तो हो गए वैसे 3, अंदर का, बाहर का और इसके ऊपर, वृत्त के ऊपर। ऑन द सर्कल दिख रहा है ये लिखा हुआ, ऑन द सर्कल, ये हो गया ऑन द सर्कल, वृत्त के ऊपर। अगर आपने यहाँ कोई लाइन खींच दी, कोई मोटी सी बाउंड्री खींच दी, तो वो बाउंड्री पे भी आप बैठ सकते हो, बाउंड्री पे भी कोई चीज़ रख सकते हो। दीवार पे भी गमले नहीं रख देते हैं, भाई गमले रखने हैं मैंने, कुछ भी किसी ढंग से समझो, आपको समझना है कि भाई मैंने गमले रखने हैं तो मैं इस दीवार पे भी गमले रख सकती हूँ। मैंने एक वृत्ताकार खेत बनाया और सुरक्षा के लिए कुआं है, कुआं देखा है, तो थोड़ी सी भी बाउंड्री है तो उस पर भी हम कुछ रख सकते हैं, अंदर भी है और बाहर भी। तो 3 पार्ट्स होते हैं, अभ्यंतर, बहिर्भाग और ऑन द सर्कल, आंतरिक, बाह्य और उसके ऊपर का। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अब आ जाओ जो ये जो शब्द है ये जीवा, ये क्या है? तब तक मैं इसको साफ करती हूँ। आप बताओ, जो ये हो गया ना, रब कर दूँ? जल्दी से बताओ जीवा। अब जीवा पे आएंगे और हम त्रिज्या खंड पे आएंगे, वृत्त खंड पे आएंगे, ये आपको बताना है। जीवा पढ़ा है इससे पहले कभी? नहीं पढ़ा। जीवा, वृत्त की जीवा या इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, CHORD। अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा पतला ले लेते हैं, बहुत ही मोटा हो गया। अगर आप कोई एक वृत्त खींच रहे हो तो ये वृत्त की परिधि है परिधि। इस परिधि पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने A और एक पॉइंट ये ले लिया मैंने B, और मैंने A को B से मिलाया, तो जो लाइन बनी वो वृत्त की क्या कहलाएगी? जीवा। याद आ गया? पढ़ रखा है। अच्छा, एक चीज़ और अब मेरे बीच में रह गई वृत्त के बारे में, कि हमने ना वो तो ले लिया था त्रिज्या, ये तो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, और इसको पूरा खींच दूँ तो व्यास। वेरी गुड। ये पूरी लाइन जो केंद्र में से जा रही है ये व्यास कहलाती है, और इंग्लिश में इसको डायामीटर बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, METER, कि अभी मैंने तुम्हें जीवा बताई। जीवा क्या है? वृत्त की परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली। तो क्या ये वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को नहीं मिला रही? मिला रही है ना भाई। इसका नाम P रख दूं, इसका नाम Q रख दूं, केंद्र का नाम O रख दूं, तो क्या PQ जीवा है या नहीं है? है, PQ भी जीवा है। अब एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती हैं? बहुत सारी, अनंत जीवाएं, क्योंकि इस वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। आपका मन करे जितनी जीवाएं आप यहाँ खींच सकते हो। समझ में आ रही है बात? और जो व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जो वृत्त का व्यास है ये हमारी सबसे बड़ी जीवा है। इससे बड़ी जीवा कोई नहीं होगी। व्यास एक नहीं होता, व्यास भी अनंत होते हैं, क्योंकि केंद्र में से ऐसे अनंत रेखाएं पास कर सकती हैं, एक बिंदु में से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक की सारी बात? ये वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन हम इनको डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी आगे चल के।
है ना, 2 ही मिनट का काम है, 1-10 मिनट लग जाएंगे हमारे। अब जीवा हो गई, क्लियर हो गई जीवा। वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये वृत्त की परिधि है, और कहीं भी कोई 2 बिंदु तुम्हारा मन करे ले लो और उनको मिला दिया तो जीवा बन जाएगी। आगे चलूं, एक बात और अब साथ के साथ आ रही है तो मैं बता देती हूँ। इस जीवा के खींचने से वृत्त के कितने टुकड़े हो गए? 2। इन टुकड़ों का नाम? वेरी गुड। ये छोटा टुकड़ा है तो ये छोटा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड इसको बोलते हैं। और ये क्योंकि बड़ा है, दोनों हैं वृत्तखंड ही, इनको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट, माइनर माने छोटा, सेगमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इंग्लिश में साथ साथ चलने में। और मेजर माने बड़ा, सेगमेंट। किसी भी चीज का टुकड़ा हो ना वो सेगमेंट कहलाता है। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, यहाँ तक का कोई दिक्कत हो? भाई वृत्त की परिधि के 2 बिंदु मिलाए तो जीवा बन गए। जीवा की वजह से जो 2 टुकड़े हुए वो वृत्तखंड कहलाएंगे। अगर एक छोटा है दूसरा बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दोनों। अच्छा, ये वृत्त है, ये व्यास है। अब ये दोनों हिस्से क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वृत्तखंड की बजाय ऊपर वाले को बोला जाता है अर्धवृत्त, ठीक है, और नीचे वाला भी अर्धवृत्त, और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लेंगे चाप। जीवा से संबंधित जो भी बातें थी मैंने सब बता दी हैं और आपने उन सब को रिवाइज करना है अच्छे से। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है वो है चाप। चाप क्या होती है? खाने वाली चाप नहीं, चाप खाने वाली नहीं, कहीं मुंह में पानी आ जाए तुम्हारे। चाप भी होती है खाने की, है ना। चाप को बोलते हैं आर्क इंग्लिश में। चाप तो आप रोज खींचते हो, खींचा भी करते। पीछे कब खींचते थे चाप? हम ड्राइंग में एंगल्स बनाते थे तब हम चाप खींचते थे कि भैया ऐसे प्रकार लिया और ऐसे घुमा दिया तो ये जो बनी ये चाप बन गई। अब ये पूरा वृत्त भी एक चाप ही है, पूरी चाप है। ये जो 360 डिग्री पे लगी है तो ये एक अपने आप में चाप है, लेकिन फिर भी हम इसका हिस्सा कर दें। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए से बी तक ये जो खींचा है ये हमने, ये क्या है? चाप है। अब एक बात का ध्यान देना, देखो बहुत ध्यान से समझना, 9th में आ गए, लेवल बढ़ गया है, बहुत आपने अलर्ट रहना है। ए से बी तक जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही मिलाती, मेरा मन करे तो मैं ए से बी तक ऐसे भी मिला सकती थी। तो ये क्या बन रही थी? जीवा। रुकना नहीं है बिल्कुल भी। क्या है ये? जीवा। घबराना नहीं है। अब मेरी बात सुनो, चाप भी ए से बी तक है और जीवा भी ए से बी तक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, चाप भी ए से बी तक जा रही है, जीवा भी ए से बी तक जा रही है, तो दोनों को क्या मैं ए बी लिखूंगी? बहुत ध्यान से देखना, जब हम जीवा लिखेंगे तो जीवा सीधी है, बिल्कुल सीधी जा रहे हो, तो जीवा पे ये डंडा लग जाएगा। और चाप मुड़ के जा रही है तो ए बी पे ये निशान लग गया, तो इसका मतलब हम चाप की बात कर रहे हैं। ये चिन्ह आपको जगह जगह वृत्त में मिलेंगे। समझ आ रही बेटा? भाई मैं अगर पी क्यू लिख के इसके ऊपर ऐसे गोलाई लगा रही हूं तो पी क्यू चाप है, इसका पहला बिंदु पी है, अंतिम बिंदु क्यू है। लेकिन अगर मैं पी क्यू के ऊपर ये डंडा लगा रही हूं तो इसका मतलब पी क्यू एक जीवा है जो ऐसे सीधी जा रही है। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा, चाप की भी अब बात कर ले हम एक बार अपनी दोबारा से। क्या मैं ए से बी तक ऐसे ही जा सकती हूं? तो देखो बात को समझो, भाई मेरा मन करे तो मैं ए से बी तक ऐसे भी जा सकती थी, बड़े रास्ते से, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाती मेरी बड़ी चाप। बड़ी क्या मतलब समझो, शुद्ध हिंदी में लिखो तो बोलोगे दीर्घ चाप। चाप का मतलब आर्क, मेजर आर्क। और ये हो जाएगी अब हमारी भैया लघु चाप, यानी कि माइनर आर्क, यानी कि माइनर आर्क सी है ये। समझ गए ना बात को? ए से सोनी समझ आ रहा है बेटा?
भाई मैंने कंपास लिया, प्रकार लिया और ए से बी तक इतनी सी चाप खींची, लघु चाप, लेकिन मैंने प्रकार को ऐसे कर दिया ग्रीन स्काई ब्लू कलर में और ऐसे खींचा तो ये दीर्घ चाप। अभी मैंने लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बताया, लघु चाप और दीर्घ चाप बताया। जीवा एक ही होएगी, जीवा का कोई लघु और दीर्घ नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ तक। अब है हमारा त्रिज्यीय खंड। ये सब बातें आपने बड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरी चीज, एक मैंने जीवा बता दी, एक मैंने चाप, इनसे रिलेटेड जो टर्म्स आई हैं वो बीच में सारी मैंने बता दी हैं। ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख के लाओगे, जितनी भी टर्म्स मैंने बताई हैं। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। वृत्त है, केंद्र है, त्रिज्या है, और त्रिज्या से अगला क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, फिर जीवा, फिर लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, फिर लघु चाप, दीर्घ चाप। और अब आ जाओ त्रिज्यीय खंड पर, इंग्लिश में बोल देते हैं सेक्टर। त्रिज्यीय खंड नाम से ही पता लग रहा है, त्रिज्यीय खंड, बताओ त्रिज्यीय खंड, हाँ, त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड। तो ये केंद्र है ओ, ये एक त्रिज्या है ओ ए, ये दूसरी त्रिज्या है ओ बी, और ये इनके बीच का हिस्सा है, तो ये त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। लेकिन वही छोटे बड़े की बात फिर यहाँ पर भी आ जाएगी, ये त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। लेकिन वही बात फिर कहती हूँ मैं कि क्या ए ओ ए और ओ बी के बीच का एरिया ये नहीं है, तो ये कौन सा त्रिज्यीय खंड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तो बेस को बनाना बहुत ज़रूरी है। बेस क्लियर होएगा तो सारा काम, कहते हैं ना मकान तभी मजबूत बनेगा तभी जब उसकी नींव मजबूत होएगी, है ना। तो नींव पे कई बार हम ध्यान नहीं देते, चलन दो भाई ऊपर बड़ा सुंदर महल खड़ा कर दिया, तो आपने भी नींव पे पहले ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर ये 10th में भी आपका आएगा। और ये हो गया बच्चे लघु त्रिज्यीय खंड। माइनर सेक्टर, माइनर शब्द समझ आ गया, माइनर माने छोटा, माइनॉरिटी बोल देते हैं कई बार, जो जिन जैसे कास्ट के लोग कम होते हैं, जैसे ये आदिवासी हैं और ये कम है संख्या में हिंदुस्तान में, तो उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। सुना है कभी माइनॉरिटी शब्द, माइनर। और कहते हैं मेजर, मेजर ट्रेजेडी हो गई भाई, मेजर, मेजर माने बड़ा, तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, ये हो जाएगा भैया हमारा मेजर सेक्टर। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया सब कुछ। तो ये आपका सारा का सारा था पहली एक्सरसाइज का, जो कि डिलीट कर दी गई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज पर यानी कि 9th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज और पुराने मैथ की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है। लेकिन अभी हम भैया इस पे नहीं जाएंगे, इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन और मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। ये क्लियर हो गया सारा? यहाँ आपकी सारी की सारी ना थ्योरम्स आएंगी, थ्योरम्स आएंगी, तो उसके लिए आपको एक चीज़ की नॉलेज होना और ज़रूरी है, वो है सर्वांग समता। किसकी सर्वांग समता? किसकी सर्वांग समता रश्मि? त्रिभुजों की। अब तुम कहोगे कि त्रिभुज कहाँ से आ गए, तो ये देखो जब हम आगे जाएंगे तो देखो ये त्रिभुज बने हुए हैं, समझ लें थोड़ा। यूँ सोचे कि कहीं मैडम ऐसी ज़बरदस्ती पढ़ा रही हैं हमें, ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, ये 3 त्रिभुज बने हुए हैं। आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उनमें ये देखो ये त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुजों को यूज करके हम अपने रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। थ्योरम का मतलब होगा कि बुक वाला कह देगा कि प्रूव करके दिखाओ कि ऐसा होगा, तो वहाँ आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता की जरूरत पड़ेगी। तो ये टॉपिक और जल्दी से अब हम लेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इंग्लिश में बोलूँ तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। बताओ जल्दी से जो भी तुम्हें पता है त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, चलो यही बताओ जब तक मैं लिख रही हूँ। वेरी गुड, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई, एंगल कितने हो गए? देखो हिंदी का नाम ले त्रिभुज 3 भुजाएं, इंग्लिश का नाम ले ट्राई एंगल्स 3 एंगल, जिसमें 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं, वो त्रिभुज कहलाता है। सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता शब्द का अर्थ और बता दो। संधि विच्छेद करें अगर हम सर्वांग समता की
तो देखो सर्व जमा अंग सर्वांग और जमा समता, सभी अंगों की समता माने समानता, समता माने बराबरी, समता माने समानता, सभी अंगों की समानता। अब त्रिभुजों के कितने अंग अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं? 3 ही, बस केवल 3 ही किए हैं। ध्यान से देख लो भैया, ऐसे मत तंग करो मुझे, बहुत ध्यान से। क्या 3 ही अंग बताए हैं त्रिभुज के? खाली भुजाओं से काम चल रहा है? दूसरा भी बोला अभी मैंने, अरे कोण नहीं है क्या? 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं। वेरी गुड, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? अब जल्दी से सुने। ऐसे 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सभी अंग समान हो का मतलब, जैसे ये हाथ है मेरा और ये मेरा दूसरा हाथ है और ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। अगर बिल्कुल सामने से देखोगे तो इस हाथ के पीछे दूसरा हाथ नहीं दिखेगा। जैसे ये आपकी बुक है, आपकी बुक में ये पेज पीछे वाले सभी पेजेस को कवर कर रहा है। अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल पर देखेंगे तो इसके पीछे के सारे पेज नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसके पीछे मैं एक बड़ी बुक लगा दूं या इसके आगे एक छोटी बुक लगा दूं तो क्या वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे? जब 2 आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें तो वो सर्वांग सम कहलाती हैं। लेकिन अब जैसे 2000 का नोट है, वो 20 के नोट को ढक लेगा क्या? नहीं ना। 20 का नोट 20 के नोट को ढक लेगा, लेकिन 20 का जो लाल वाला नोट है ना, वो भी नहीं ढक पाएगा हरे वाले को। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो सभी अंग समान, तो बाकी आकृतियों में तो पता लग जाता है, त्रिभुज में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब ये दोनों ढक लेंगे एक दूसरे को? नहीं। तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भैया नहीं ढकेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिखने पे भी नहीं पता होता कि ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे। अब तुम्हें लग रहा है कि ये शायद एक दूसरे को ढक सकते हैं, सर्वांग सम है, लेकिन प्रूव करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। और 8वीं में हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका एक छोटा सा रिवीजन हम यहाँ जल्दी से करेंगे। 3 नियम थे आपके सर्वांग समता के, या 4 थे शायद। तो वो नियम अब हम यहाँ देखेंगे, सर्वांग समता के कौन कौन से नियम हैं। नियम तो क्या कहता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि अगर एक त्रिभुज पूरा पूरा दूसरे को ढक रहा है तो वो जब ही ढक सकता है जब इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हो, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हो, यानी 6 चीज बराबर होनी चाहिए तभी ढकेगा। लेकिन अगर 6 चीजों को, अब बात समझ में आ रही है, इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर होनी चाहिए, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए, जब ये त्रिभुज एक दूसरे को ऐसे ढकेंगे। अब सवाल आ गया कि भैया सिद्ध करो कि ये दोनों सर्वांग सम है, प्रूव करो। तो तुम्हें तीनों तो भुजा नापनी पड़ेंगी और तीनों एंगल्स नापने पड़ेंगे, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। उसकी बजाय हमें नियम दिए गए हैं सर्वांग समता के, कि वो नियम चलेंगे तो सारी चीज़ें नापने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें सबसे पहला नियम है एस 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 सर्वांग समता नियम। आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में भी 7वां चैप्टर है, 7th चैप्टर ट्रायंगल। वैसे तो हिसाब से पहले आपका 7th चैप्टर होना चाहिए था, पता नहीं सर्कल क्यों डाल दिया सितंबर के लिए। तो 7th चैप्टर में भी हैं, 4 कसौटी हैं, 4 नियम हैं। पहला है एसएसएस सर्वांग समता नियम, मोटा मोटा बताऊंगी, लिखूंगी नहीं मैं। देखो आपको इनकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें सर्कल में ट्रायंगल बनाने हैं और हमें ये सिद्ध करना होगा कि एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है या नहीं। तो आप क्या करोगे कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान लो एक त्रिभुज का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR, तो AB भुजा PQ के बराबर हो लंबाई में, BC भुजा QR के बराबर हो लंबाई में, और AC भुजा PR के बराबर हो, AC PR के बराबर हो लंबाई में। मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर आ जाएं तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि भैया ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। हमें कोणों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसे ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये सर्वांग समता का चिन्ह है आपका, ये आपका सर्वांग समता का चिन्ह है जिस पे मैंने स्टार लगा दिया है। ठीक है, आगे चलूं। दूसरा, कोई भी दिक्कत हो मैं अगले लेक्चर में फिर बता दूंगी।
ट्रिपल ए नहीं होता भैया, ये ट्रिपल ए एस ए ले पहले, ए एस ए सर्वांग समता। ये नियम क्या कहता है कि अगर, इसको मैं ग्रीन कलर में ले लेती हूँ एक बार, कि अगर ए माने एंगल कोण, एस माने साइड भुजा, किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे संगत कोण के बराबर है और दूसरा कोण दूसरे संगत कोण के बराबर है, ध्यान देना मेरी बात पे, 2 बार ए आ रहा है, तो इसके 2 कोण इसके 2 कोणों के बराबर हैं और उन कोणों के बीच की लाइन यानी कि AC और PR अगर बराबर हैं तो भी हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम। भाई 3 भुजाएं और 3 कोण नापने की बजाय अगर हमें 2 कोण दिख रहे हैं बराबर हैं, उनको बनाने वाली भुजा बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांग सम है। क्लियर है। तीसरा नियम भी इसी का ही भाई है, वो है SAS। SAS का मतलब 2 भुजाओं की लंबाई, इसकी 2 भुजाओं की लंबाई इसकी 2 भुजाओं के बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, ये ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल फिर बना लेते, बन गया, और इधर आ जा भैया, लगभग बन गया। ठीक है, A B और C और P Q और R। ध्यान देना, S4 साइड, मान लिया ये वाली भुजा इसके बराबर है और मान लिया ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इनके बीच का कोण इनके बीच के कोण के बराबर हो तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि ये नियम है ना जो ASA वाला, ये कई ढंग से घूम फिर के आ जाता है, इसको ASA भी बोल देते हैं और ज़रूरत पड़े तो AAS भी कह देते हैं। AA का मतलब कोई भी 2 कोण किन्हीं भी 2 कोणों के बराबर हो और कोई एक भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर हो। और चौथा नियम ध्यान देना है, हाँ, RHS सर्वांग समता नियम। जो ये RHS नियम है ना, ये केवल समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज क्या होते हैं बताएगा कोई? एक कोण 90 का हो, बाकी दोनों 90 से कम हो। तो मान लिया B कोण 90 का है और ये PQR में भी Q कोण 90 का है, तो R फॉर राइट एंगल, इंग्लिश चलती है थोड़ा इन क्लासेज में ज़्यादा, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और S फॉर साइड माने भुजा। अगर आपको 2 समकोण त्रिभुजों की जांच करनी है तो 90 का कोण इसमें पाएगा और 90 का इसमें, एक कोण तो बराबर हो गया। लेकिन अगर इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है और कोई सी एक भुजा, मान लो ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हैं, सर्वांग सम है। गॉट इट। तो ये सर्वांग समता 8वीं में आपने पढ़ ली थी और 9th में आपका 7th चैप्टर आता है, जो कि बाय चांस अभी सिलेबस में सितंबर से पहले नहीं है, नवंबर में है। तो भी मैंने आपको रिपीट करा दिया है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, मोटा मोटा बता दिया है, और इनके ये 4 नियम हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो आज इतना ही करेंगे, इसमें कोई डाउट हो सर्वांग समता में तो मेरे को बताओ। पक्का? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 ट्रायंगल मिलेंगे, उनमें किसी में कोई भुजा दे रखी होगी, कोई कोण दे रखा होगा, कुछ नहीं भी दे रखा होगा, कुछ नहीं भी दे रखा होगा। जैसे मैं एक ले लेती हूँ छोटा सा, ये आपके सामने त्रिभुज बने हुए हैं, बन रहे हैं ना, ये जब भी गायब हो जाता है ट्रायंगल तो ना, ए बन गया ट्रायंगल ABC। ध्यान देना, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो ये कोण है 60 डिग्री का और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर और इस भुजा को सीधा ले लेते हैं कोई क्वेश्चन पहले, और ये कोण है 70 डिग्री का और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, और इस त्रिभुज में ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 70 डिग्री और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं? क्या दिख रहा है, कौन सा किसके बराबर है? B एंगल P एंगल के, ये बात ध्यान रखनी है, B एंगल
P एंगल के बराबर है, B भी 60 है और P भी 60 है। और बोलो C एंगल Q के इक्वल है, दोनों ही अपने 70 डिग्री के हैं। और BC भुजा PQ के बराबर है, दोनों की लंबाई 5 है। तो आप क्या कहोगे कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? पता है, मैं बताती हूँ, कई दिन हो गए। देखो थोड़ा सा इसको ना ऐसे घुमा दो। अब मैं बोर्ड तो नहीं घुमा सकती, बट आप समझो मेरी बात को, शायद हम इसको घुमा भी सकते हो। लेट मी ट्राई इट। हाँ, ये आ गया। मैं देखती हूँ मेरे पास इसमें रोटेट का ऑप्शन है, बिल्कुल है। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ये ट्रायंगल ए। इस ओ भैया, इसको मैंने पकड़ा और ये घुमा दिया, दिख रहा है? मैं घुमा सकती हूँ ऐसे, घुमा सकती हूँ ऐसे, पक्का। ये त्रिभुज ऐसे है, ये त्रिभुज असल में ये दे रखा था मैंने आपको। तो तुमने B का देखो, या तो ऐसे करो, B का कंपैरिजन P से करा है तो B के नीचे P लिखना है, C का कंपैरिजन Q से करा है तो C के नीचे Q लिखना है। अब इसमें बच गया A और इसमें बच गया R, तो ABC और RPQ सर्वांग सम होंगे। अदरवाइज क्या करो कि त्रिभुज को पकड़ के ऐसे घुमा दो। अब घुमाते ही ये जो सारा एक्स्ट्रा है ना ये हट जाएगा, ये 70 भी उधर घूम जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अब 70। ये जो 60 है ये इधर आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा, और दोनों फिर भैया दिखने में अपने एक जैसे लगेंगे। इरेजर को बिल्कुल छोटा सा कर लेते हैं, दिखने में दोनों अपने फिर एक जैसे लगेंगे। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? अब ये क्या बन गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया R। ये क्या हो गया हमारा 60 का क्या था P, और ये हो गया हमारा Q। अब ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया वो देखो, जो येलो वाला पार्ट है उसको तुम फिलहाल भूल जाओ। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो A से R मिल रहा है, B से P मिल रहा है और C से Q मिल रहा है। तो ABC PQR के सर्वांग सम नहीं था, ABC PQR के सर्वांग सम नहीं था। लेकिन थोड़ा सा मैंने जैसे ही त्रिभुज को बदला तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज RPQ के। तो ये है सर्वांग समता, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है थ्योरम प्रूव करने में। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं 9.1 जो मेन है अपनी वो स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।